वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज तपस आईएएस. तपस आईएएस में आपका स्वागत है. टुडे इज 18th of August 2023 and we are going to discuss the Hindu newspaper. So let us start. So what is the first news? First news is related to Chandrayaan. So we all know that. Yes, तो स्टार्ट करते हैं. तो चंद्रयान 3 क्या है? तो चंद्रयान 3 एक टाइप का इंडिया का तीसरा लूनर मिशन है और सेकेंड अटेम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस. तो आप इसको याद रखिएगा. मैं लिख देता हूं इसको कि इंडिया ये जो है थर्ड लूनर मिशन है. चंद्रयान 3 के नाम से पता चल रहा है आपको. और सेकेंड अटेम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग. तो सॉफ्ट लैंडिंग का ये सेकेंड अटेम्प्ट है. और आप सबको पता है कि डेट तो आपको पता ही है कि 14 जुलाई को इसी साल 2023 में इसरो ने इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था. सतीश धवन तो स्पेस सेंटर जो है वहां से लॉन्च किया था. फिर इसमें क्या क्या है? तो ये कंसिस्ट ऑफ में तो आपको बता ही दिया कि ये एक इसमें क्या होगा, लैंडर मॉड्यूल होगा, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा और एक रोवर होगा. तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें तीन चीजें हैं, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड रोवर. तो ये देखना है आपको. अब ये करेगा क्या? तो ये मिशन इसका जो है, इसका मिशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और बार बार ये न्यूज में आ रहा है, फिर भी बता देता हूं कि एक टाइप का जो चंद्रमा है उसके ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी. और वो भी कहां? साउथ साइड में, साउथ ऑफ मून, वहां पे. और फिर वहां पे एक टाइप का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेटा मिलेगा अपने पास. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेटा अपने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो उस पर आप ध्यान रखिएगा. तो ये चीजें हैं. और आपको जब ये डेटा मिलेगा तो आप ये ऑफ कोर्स वहां पे कुछ इस टाइप के अपन जो भेज रहे हैं तो उनमें इन सीटू ही होगा कि वहीं पे कुछ इस टाइप का वो देखे और फिर अपने को सिग्नल भेजे. तो और चंद्रमा पे किस किस टाइप की चीजें हैं, साउथ साइड में कितने क्रैटर्स हैं, क्या है वहां पे, लाइफ है कि नहीं, तो इस सब चीजों को लेके ये मिशन जो था वो अभी भेजा गया था. आप सबको पता है कि चंद्रयान 2 मिशन जो था जिसमें लैंडर जो थे जिसका नाम विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था, आप सबको पता है. एक्चुअली नोट्स में है, मैंने डाल दिया है वैसे, कि आप इसको देखिएगा कि इसमें जो था, जो लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान. तो ये दो चीजें थी चंद्रयान 2 मिशन में. और किसी वजह से वहां पे जो है ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो हम फिर से चंद्रयान 3 भेजे हैं. तो आप ये छोटा मोटा चीज, फिर उसके रीजन भी लिखे थे कि उसका पिछले बार क्यों नहीं जो था वो सक्सेसफुल हुआ था. तो हमारे जो लैंडर्स के लेग थे वो कमजोर थे, इस बार हमने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है. इस बार जो है मिनिमम थ्रस्ट यूज करेंगे, लोअर इट्स मिनिमम थ्रस्ट. उसके बाद इनहेंस द एबिलिटी ऑफ पावर, पावर को इनहेंस किया है. लैंडिंग सीक्वेंस को चेंज किया, अगर एक फ्लॉप होगा तो सेकंड क्या होगा, ये मेरी लगातार वीडियोज में मैं बताते जा रहा हूं आपको. फिर लैंडिंग लिटिल फ्रॉम द प्रीवियस वन, सो जहां था पिछले बार उससे थोड़ा सा दूर अपन लैंड करवाने की कोशिश करेंगे. फिर उसके बाद एक डेटा और भी आपके लिए है कि इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री होगा अगर आफ्टर यूएसए, रशिया और चाइना अगर हम सक्सेसफुल हुए तो. ऐसा नहीं है इससे पहले टेस्टिंग नहीं हुई, फेल्ड हुए हैं. जैसे इजराइल और इंडिया दोनों 2019 में जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे. जापान और यूएई ने भी ट्राई किया 2022 में, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे. और उसके बाद और क्या इसमें सुधार किया है, तो फेलियर बेस्ड डिजाइन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सब कुछ फेल हो जाएगा तब किस तरीके से काम करेंगे. सब कुछ सही रहेगा तब तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब फेल हो जाता है कोई सिस्टम तब कैसे काम करेगा, तब उसका कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा. लैंडिंग एरिया हैज बीन, उसको एक्सपांड किया गया है कि जरूरी नहीं है कि उसी जगह पे जाके वो जो है लैंडर और रोवर्स का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हो. और लैंडर्स में मोर फ्यूल डाले गए हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रयान 3. तो जैसे जैसे और भी न्यूज आएंगे मैं आपको बताऊंगा. अभी के लिए ये है कि सेपरेट हुआ है प्रोपल्सन और लैंडर्स. नेक्स्ट, नो मोर बल्क सिम कार्ड. तो आप सबको पता है कि जब भी कोई कंपनी चलानी होती है, कोई भी कंपनी आपको चलानी है तो अपने एम्प्लॉय को आप सिम देते हैं.
ताकि वो आपके डेटा सब इसी में रहे। तो वहां से बल्क सिम खरीदा जाता है। तो और फिर बहुत सारी डिफेंस कंपनियां हैं इंडिया की, या फिर गवर्नमेंट की बॉडी है जो खुद ही बल्क में सिम खरीदती है और फिर उसको इस हिसाब से अपने एम्प्लॉय को बांटती है। लेकिन साथ साथ ये तो एक पॉजिटिव चीज था, लेकिन साथ में होता क्या था कि साइबर फ्रॉड्स बढ़ गया है इंडिया में। तो ये करते क्या थे, ये लोग बहुत ज्यादा सिम खरीदते थे और उसके बाद जो था वो उसको उसमें फ्रॉड करते थे कि आपको सबको पता होगा, कॉल ऐसे फ्रॉड्स कॉल आपको आते ही होंगे, फ्रॉड्स कॉल आपको आते ही होंगे रेगुलर बेस पे, कि आप ये कर लीजिए तो आपको आप अपना बैंक अकाउंट बता दीजिए, जो कि आप सबको किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। बैंक भी इवन आपसे ये ऐसी चीजें नहीं मांगती, आरबीआई का गाइडलाइंस कहता है। तो फिर वो लोग फ्रॉड करके एक जो इनोसेंट पीपल होते हैं उसको एक टाइप का ट्रैप में रखते हैं और उसके बाद उस टाइप की चीजें उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेना एंड सो डिफरेंट डिफरेंट जो क्राइम के जो जोन है वो उसमें उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो डीओटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये बोला है कि मैंडेटरी, जो मैंडेट किया नाउ, मैंडेट रजिस्ट्रेशन एंड इंडिस्प्यूटेबल वेरिफिकेशन ऑफ सिम डीलर्स, इट वाज अनाउंस ऑन थर्सडे। तो अब ये इसको जो डीलर्स हैं उनको एक टाइप का एक उनके ऊपर लगाम लगाया गया है कि साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी इसकी है साइबर फ्रॉड्स को रोकना। अभी अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ पाएंगे तो 10 लाख रुपए का इनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा सिम डीलर्स के ऊपर। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। The data and evidence show us that there is a complicity of dealers in cyber frauds where attackers buy number in bulk, use them to call, defraud people and quickly move to another number। तो मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटी भाषा में कि सिम खरीदो, तो लोगों को ट्रैक करो और उसके बाद फिर उनको ट्रैप करने के बाद उनको ट्रैक करो, फिर ट्रैप करो, फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद फिर सिम तोड़ दो और फिर दूसरा सिम चालू कर लो बल्क में। तो ये है। तो एग्जिस्टिंग बल्क सिस्टम रिक्वायर्स कंपनी टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स एंड, और कुछ कुछ लोगों को गवर्नमेंट डिफेंस और जो ऐसे लोग हैं उनको छूट मिली है, एग्जम्पशंस हैं। इन्फोर्समेंट मूव फॉलो द लॉन्च ऑफ संचार साथी पोर्टल, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन होता है इंग्लिश में। तो आपको ये है, तो ये इस पे एक रोक लगाने की कोशिश है और बहुत अच्छा कदम है कि आपको सिम कार्ड जो अलग अलग लोग यूज करते हैं और फिर उसके बाद फ्रॉड करने के बाद तोड़ देते हैं, तो उसके लिए एक सही कदम उठाया गया है। तो आप इसको साइबर सिक्योरिटी से भी जोड़ के देख सकते हैं। अब वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में बनेगी कि नहीं बनेगी, इस बीच में ये हो गया कि बीजेपी ने उनको कुछ जो उनके पैनल्स हैं उसमें नॉमिनेट नहीं किया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है। तो आप देख लें कि राजस्थान में लोकसभा का सीट 25 है, राज्यसभा का सीट जो है, लोकसभा का सीट जो है 25 है, राज्यसभा का सीट जो है वो 10 है, और टोटल जो है वो टोटल सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो है 200। तो आप ये एक बार कभी कभी मिलाने में आ जाए तो राजस्थान का इलेक्शन है, बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट, अब ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसके वर्क साइट को। तो आपको पता ही है कि जब ये इसमें क्या था, तो कि आपको 100 दिन का जॉब देंगे आपके, और जो भी वेजेज होंगे उसमें मिलेगा। उसमें आपको क्या ऑब्जेक्टिव क्या था कि या तो कोई छोटे मोटे काम, नलकूप खुलवाना हो, या फिर कुछ पॉन्ड्स कहीं पे खुलवाना हो, या फिर कुछ छोटे मोटे काम ऐसे जो जिसमें मशीन की यूजेज कम हो। लाइट मशीन यूज हो सकता है, लेकिन ऐसा है बड़ी बड़ी हैवी मशीन जेसीबी लग गई ऐसा नहीं। तो मशीन की यूज कम हो और उससे एक टाइप का गारंटी, एक स्कीम जो है वो एक टाइप का आपको राइट टू वर्क जो है वो उसको लीगल सेंटिटी देता है, कि एक टाइप का कि आपको वर्क अगर आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। गांव साइड में, रूरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो उसको लेके नरेगा बनाया गया था, और वो आपको पता ही है 2005 में आया था और 2006 में इम्प्लीमेंटेशन इसका चालू हो गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में जाके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेके आया गया, और बाद में 2005 में इसका एक्ट आया था। सो अब इससे ड्रोन के थ्रू उसको देखा जाएगा प्रोग्रेस, मॉनिटर बोथ प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ एसेट। जो एसेट बनाते हैं ये लोग उसकी क्वालिटी क्या है। तो ड्रोन जो है वो 4 टाइप के मॉनिटरिंग करेंगे। सर्वेलेंस, सर्वेइंग करेंगे पहले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को, फिर उस पर इंस्पेक्टिंग करेंगे कंप्लीटेड वर्क को, फिर इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है वो स्पेशल इंस्पेक्शन ऑफ केस ऑफ कंप्लाइन, अगर कुछ कंप्लेंट होगा तो उसके ऊपर स्पेशल इंस्पेक्शन ड्रोन के थ्रू किया जा सकता है। तो ये तो अच्छा है कि टेक्नोलॉजी को, अगर आप टेक्नोलॉजी को
टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं आप क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए, कि और एक टाइप का चेक रखने के लिए कि वर्कर्स या फिर जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर्स है वो किस तरीके का काम करा रहा है। एक ही काम को बार बार तो नहीं, एक ही पॉइंट को 5-10 बार आपको खोद के दिखा देते हैं कि यस हाँ देखो काम हुआ, तो उसके ऊपर एक चेक होगा, तो उसको लेके एक अच्छी खबर है। तो इसके फिर उसमें दिखाया है कि एसओपी होगा, एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि एक टाइप का मेथड है कि कौन कौन सा एक रेगुलेशंस है कि ये आपको करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, उसको एसओपी बोलते हैं। तो आपको ये चेक करेंगे कि फिर कभी कभी ऐसा होगा कि अगर कोई नहीं भी कंप्लेन करेगा तो सुमोटो भी चेक कर सकता है वो, ठीक है, और उसको डिस्पोज कर देगा 30 दिन के अंदर में। तो ये एक अच्छा कदम है कि नरेगा के ऊपर, वर्क साइट के ऊपर आप चेक करेंगे तो आपको क्वालिटी होगी ना एसेट की, वो अच्छा क्रिएट होगा। और जो लोग बीच में आके जो दिखा देते हैं कि मैंने इतने लोग को वेच दिया, उससे भी बचा जा सकता है, फ्रॉड से बचा जा सकता है। तो आप सबको ये, तो आप महात्मा गांधी का ये जो है वो आपको बता देता हूँ, नरेगा एक्ट जो है। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, that is called Mahatma Gandhi Narega, is an act to provide for the enhancement of livelihood security of the household in a rural area of the country by providing at least 100 days of guarantees wage employment in every financial year to every rural household whose adult member volunteer to unskilled manual work। अगर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहें तो वो उनको इस टाइप का 100 दिन का काम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, 100 दिन का कम से कम फाइनेंशियल ईयर में हर हाउस होल्ड में से रूरल एरिया में, डिमांड रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इसको बेस पे आपको ये चीज किया जाता है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मतलब ऑफकोर्स कुछ क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी, कुछ इस टाइप का जो भी एसेट्स हो वो क्रिएट हो, ठीक है। अब उसमें तो बहुत सारी चीज अब धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है, पहले तो इनका नॉर्मल हाथों से काम होता था। स्ट्रेंथिंग द लाइवलीहुड रिसोर्स बेस ऑफ द पुअर, तो लाइवलीहुड रिसोर्स अगर आप उसको कुछ बेच दोगे तो पुअर का जो वो है वो स्ट्रांग होगा। प्रोएक्टिवली इंश्योर सोशल इंक्लूजन, तो सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा, ऑफकोर्स वो उनका जो है वो अपलिफ्टमेंट होगा, तो डेफिनेटली वो जो इनकी सोशल इंक्लूजन में शामिल होंगे। जो लोग को पहले जॉब नहीं मिलता तो उनको जॉब ऑफर कर रहे हैं। स्ट्रेंथिंग पीआरआई सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो था कंसेप्ट, तो वो स्ट्रांग होगा। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अब हमने आपके लिए कुछ फिगर्स निकाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 739, 739, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 7001 जहां पे नरेगा चालू है, और टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत 2,69,644। तो आप एक डेटा कितने लोग को जॉब कार्ड इशू हुआ है, तो करोड़ में 14 करोड़ लोगों को इशू किया है नरेगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, एक्टिव कार्ड, ये सब इसका लिस्ट है, मैंने आपको उसको लिख के दे दिया है, और ये अपन तपस पे है, मैंने आपको ये रख भी दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज, सो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो अभी कुछ लोग जो है नाइजर में, आप सबको पता है कि नाइजर में क्या हुआ है। तो नाइजर में नाइजर में आप सबको पता है कि यहां के प्रेसिडेंट को, यहां से प्रेसिडेंट को हटा के मिलिट्री ने अपने हाथ में गवर्नमेंट ले ली है, तो अपने हाथ में पावर ले लिया है, गवर्नमेंट को हटा के, सॉरी, तो उसको हटा के पावर ले लिया है। तो फिर उसके बाद अपने यहाँ पे बंदे फंसे हुए हैं कुछ, तो इसको हटाने की जिम्मेदारी है। आप सबको पता था यूक्रेन में जब फंस गए थे बहुत सारे स्टूडेंट, तो कैसे हमने ऑपरेशन चालू किया था। तो ऐसे ही अपने कुछ भाई यहाँ पे फंसे हुए हैं, और वो उसको लेके एम्बेसी से नाराज हैं कि एम्बेसी ने कुछ इस टाइप का हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेके है। तो कैपिटल ऑफ नाइजर जो है उसका नियाम्बे, आप इसको याद रखें, नियाम्बे उसका कैपिटल है। और जो बहुत सारे लोग जो है वो वहां से अलग रीजन में जा रहे हैं और वहां से फिर वापस आ रहे हैं। सो इसको लेके है, तो इवैक्यूएशंस को लेके एक कंसर्न था। तो ऑफ कोर्स ये एम्बेसी को ध्यान देने चाहिए ऐसी चीजों पे, कि अगर मिलिट्री कूप वहां पे अगर स्ट्रांग हो गया है और डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार को हटा के इस टाइप की चीजें कर रहा है। आप सबको पता है कि मैं लगातार इसके ऊपर लिखता रहा हूं और बोलता रहा हूं कि इसमें यह है कि जो बाकी जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री हैं उन्होंने भी इकोस करके, आप पता होगा, तो उसने
भी उस पे बोला है कि हम अपनी टीम भेजेंगे वहां पे, अपने आर्मी भेजेंगे। तो अभी नाइजर को लेकर लगातार बना हुआ है। तो उसमें अपने जो कुछ लोग केरला के हैं, कुछ लोग अलग स्पेस के हैं, अलग जगह के हैं, तो उनको किस तरीके से बचाया जाए और कैसे वापस लाया जाए, तो उसको लेके एक एम्बेसी से उनकी गुहार थी, तो वो था। तो ठीक है, छोटा था लेकिन डिस्कस करना लगा मुझे। अब वो बीजेपी और टीडीपी के साथ वो पवन कल्याण ज्वाइन कर लेंगे, और ये ऐसा कह रहे हैं कि जनसेना पार्टी के चीफ हैं ये। तो ये एक्टर है एक्चुअली, और बाद में पॉलिटिशियन बने हैं। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन इंडिया में है एक टाइप का, और उस टाइप का वो, और वो बोल रहे हैं कि अगर उसको हराना है तो बीजेपी को और जो जनसेना पार्टी है जीएसपी और टीडीपी को, इन तीनों को एक आके आप हरा सकते हो। तो उनको ठीक है, आप आंध्र प्रदेश का इलेक्शन है तो इनके भी कुछ मतभेद थे, लेकिन मैं वही हमेशा पॉलिटिकल चीज़ों को इग्नोर मारता हूँ क्योंकि ये न्यूज में है, इसीलिए मैंने इनको डिस्कस कर दिया। फिर ये अलापाजू जो वुमेन है, अलापाजू की जो आप केरला में एक सिटी है, एक टाउन है, उसको वहाँ की वुमेन जो है वो जो वॉल्कोनिक वॉल्केनोस पीक होते हैं ना माउंटेन के, उस पे जाके अलग अलग 7 अलग अलग माउंटेन पे उन्होंने ये सोचा कि वहां पे जाके झंडा फहराना है। तो इनका नाम मिलासा जोसेफ है। और अभी अभी इन्होंने जो माउंट एल्बरस जो रसिया में है उसके ऊपर उन्होंने झंडा फहराया। ये इनका 3 और बचे हैं, टोटल उनको 7 जगह पे हाईएस्ट पीक पे जाना है, और उसमें से 4 पे उन्होंने चली गई है, 3 पे बचा हुआ है। तो देखेंगे इस पे क्या है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि किलीमंजारो अगर आप एक बार देख लें, और दामबान देख लें, एल्बर्ट्स देख लें, तो ये है। तो आपको पता ही होगा कि किलीमंजारो जो है वो तंजानिया में है, और माउंट दमन जो है वो ईरान में है। ठीक है, माउंट दम वनाद, वनड जैसे भी प्रोनाउंसिएट करना चाहें आप करें, और एक और भी है माउंट एल्ब्रस। तो आप ये तो एल्ब्रस तो रसिया में है, और उसके रिमेनिंग जो है वो उन पे भी उनको जाना है, जैसे अर्जेंटीना का, और जैसे ओजस, ये ओजस डेल सेलेडो जो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, पिको डे ओरिजिवो इन मैक्सिको में है, और माउंट गिलबू इन पापुआ न्यू गिनिया में है, और माउंट सिडली ये तो अंटार्कटिका में है। तो 3 पे, सॉरी गलती से मैंने 4 बोल दिया था, 3 पे उन्होंने चले हैं, 4 पे उनका बचा हुआ है, तो उन पे इनको जाना है। तो ये है। सो वर्ल्ड के 7 वॉल्केनिक समिट्स पे इनको जाना है। ये इंडिया के लिए प्राउड की बात है, और जबकि वो क्रॉनिक अस्थमा से गुजर रही हैं तब, तो वो तो और भी डिटरेंट कंडीशन हो जाता है सामने वाले के लिए, और ऐसे समय में वो हिम्मत नहीं हार रही हैं। अब ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन को लेके है कि अब इसके ऊपर, अब इसमें क्या बनाए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इतना बता दिया कि कैसे जो ये बिल आया है उसको, इससे क्या हो जाएगा। तो वो एक टाइप का ये बोल रहा है कि नेशनल एनपीआर जो होने वाला है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो होने वाला, उसका एक पहला कदम है ये, कि अगर ये हो जाएगा तो एनपीआर करने में आसानी हो जाएगी, इस टाइप की चीजें हैं। और फिर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे दीज डेटा बर्थ, जो भी डेटा बर्थ और डेथ का जो कलेक्ट किया जाएगा, आर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू अपडेट द एनपीआर। मैंने आपको बता ही दिया, आधार का डेटाबेस स्ट्रांग हो जाएगा, इलेक्टोरल रोल में काम आ जाएगा, राशन कार्ड में काम आ जाएगा, पासपोर्ट में, या अदर डेटाबेस एट द नेशनल लेवल एज मे बी नोटिफाइड। उसके बाद ये आप इतना याद रखिए कि इससे होगा क्या, अगर आप डेटा को इस तरीके से रखेंगे बर्थ के समय, डेथ के समय में, तो आपको ये सब करने में आसानी होगी। तो अपने लिए फिर ये बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि क्या ये जरूरत थी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को इस टाइप की चीजों को लेके आने के लिए। तो वो उस टाइप की चीजें हैं कि अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसी जरूरत है क्या ऐसा। इट इज प्रोवाइडेड दैट दिस database at the central level be made available to authorize dealing with the maintenance and preparation of database related to population register electoral roll। फिर सेम चीजें वही लिख रहे हैं, तो कुछ इतना अच्छा लगा नहीं, लेकिन बस यही है कि अब ये पेपर में लिख रहे हैं लगातार। तो अब अमेंडमेंट एक्ट आया है तो क्या है, अभी पुराने वाला जो तो एक्ट था वही था, रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ का जो 1969 वाला एक्ट था, 1969 वाला, उसको हटा के 2000 ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रीजन दिया है कि अटैच टू द बिल इज टू क्रिएट नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटाबेस of registered birth and death which would help in updating other database resulting in efficient and transparent delivery of public service and social benefit। इससे social benefit होगा, तो इसको लेके ये है।
ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक ही चीज को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसमें ये क्या है कि कोर्ट के अंदर में आप वुमेन को लेके जो स्टीरियोटाइप सोच थी कि आप जो वर्ड का गलत यूज कर ले रहे थे कि आप ओबीडियंट वाइफ लिख रहे हैं, बताइए। आप कह रहे हैं कि ओबीडियंट, योर ओबीडियंट, अपने स्कूल में लिखा करते थे योर ओबीडियंट वाइफ। सो वाइफ ओबीडियंट का मतलब क्या है भाई? आपको शक है क्या लॉयल्टी के, उसको किस चीज के ऊपर शक है? तो वही तो ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी होता है हिंदी में। तो उसको लेके डीवाई चंचूर साहब ने बहुत कड़े कदम उठाया और एक हैंडबुक बनाया है जिसमें यह है कि कॉम्बैट करेगा वो जेंडर स्टेरियोटाइप के उससे वर्ड से, और उसको नया वर्ड दिया है कि ओबीडियंट वाइफ इज नॉट कॉल्ड ओबीडियंट वाइफ, इट इज ऑलवेज कॉल्ड वाइफ। वाइफ सफिशिएंट है। तो इस ऐसी ऐसी चीजों को, बहुत सारी चीजों को ऊपर उन्होंने एक हैंडबुक है, एक टाइप का हैंडबुक लेके आए हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, और कुछ भी नहीं था। डेटा प्रोटेक्शन स्किप कर देना है, बहुत बार पढ़ा दिया। और इसके बाद ये है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसके लिए अलग वीडियो बना दिया है कि कैसे जो हमारे बुनकर भाई हैं, लोहार सोनार भाई, उनको पैसा मिले और वो भी अपना अपलिफ्टमेंट करे। तो विश्वकर्मा स्कीम उससे रिलेटेड है, तो आप उसको याद रखें। ये आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस को लेके मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है, और उसका लिंक डाल दूंगा मैं। पूरा वीडियो आ चुका है वो यूट्यूब पे, आप उसको देख लें। अलग से वीडियो बनाया है 30 मिनट का, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग बना रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी बना देना चाहिए एक अलग से वीडियो, ताकि आप लोग को पता चले कि आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस को चेंज करने की या रिप्लेस करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने पूरे वीडियो बना के 30 मिनट का डाल दिया यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिए। जो अभी इजराइल और जर्मनी ने एक डील साइन किया है, तो आप याद रखिएगा कि $3.5 बिलियन का इजराइल ने कि जो है अपना वेपन्स बेचेगी जर्मनी को। तो ये है, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट नहीं था ऐसा। हाँ, बिल्किस बानो का केस पता ही होगा कि 2002 में कुछ लोगों ने जो है मतलब उनके साथ जो है वो 2002 के राइट्स में गैंग रेप किया था बिल्किस बानो। तो वो उसका, और फिर उसके ऊपर उनका चार्ज था, तो उसको रिहा कर दिया था अभी कुछ दिन पहले। तो उसको लेके कुछ लोग कोर्ट में वापस चले गए हैं, तो कोर्ट में जाके उस पर कोर्ट पे सुनवाई कर रही है। तो कोर्ट ने पूछा है कि भाई सेलेक्टिव क्यों, प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी जो है प्रिजन का, वो सिलेक्टिव लोगों के लिए क्यों? बाकी प्रिजनर ने क्या गुनाह किया था, आप वो बता दो। तो काफी टफ टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाई इज द पॉलिसी ऑफ रिमिशन अप्लाइड सेलेक्टिवली? 11 लोगों को छोड़ दिया था अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मुझे याद नहीं है, तो 11 लोग या 12 लोग जो भी थे, तो उनको छोड़ा है। तो इसको लेके तो फिर अपना कोर्ट अपना जवाब देती, गवर्नमेंट अपना जवाब देती है कि स्टेट हैज डिस्क्लेरिफाइड दैट कॉन्ट्री टू द पॉपुलर परसेप्शन, जो पॉपुलर परसेप्शन बन गया है कि द अर्ली रिलीज ऑफ द 11 कन्विक्ट, यस 11 कन्विक्ट वाज नॉट एज पर सर्कुलर अलाउड रिमिशन ऑन प्रिजन एज ए पार्ट ऑफ आजादी के अमृत महोत्सव के की वजह से नहीं छोड़ा गया है उनको। अब देंगे जब कोर्ट में हलफनामा उन्होंने डालेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों क्यों छोड़ा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्किस बानो के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रही है, उस पर सुनने की कोशिश कर रही है। सीजे आज के पेटिशनर वांट टू सुप्रीम कोर्ट टू असेस। अब ये है जुडिशियल रिव्यू को लेके दिक्कत हो गई है। और जुडिशियल रिव्यू आप लोग को पता है क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू ये है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो या फिर कुछ ऐसा चीज गवर्नमेंट का जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एक बार लुकआउट कर दे, उसको देख सके और उस पर अपना डिसीजन सुना दे। ठीक है, कि उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। कि आप कोई एक्ट बना रहे हो, कोई कानून ला रहे हो, या कुछ इस टाइप की चीजें एग्जीक्यूटिव पॉलिसी ला रहे हो जहां पे सुप्रीम कोर्ट वो उसको जुडिशियल रिव्यू कर सके, उसको देख सके, तो उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। कि तो एक टाइप का चेक हो गया एग्जीक्यूटिव और उसके ऊपर, कि पार्लियामेंट के ऊपर एक टाइप का चेक हुआ कि आप जो भी होगा उसमें इस टाइप की चीज जुडिशियल रिव्यू कहां कहां अप्लाई है वो डिपेंड करता है। तो उस टाइप में तो ये जब 370 का केस हुआ था, तो जो धवन साहब हैं, वो दुष्यंत धावे साहब ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट को जो है वो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आया, फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ने क्या किया, स्टेट का पावर को अपने अंदर एज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने उसको डिजोल्व कर दिया। जो भी 370 के एक अपने वो हैं, वो पूरे 370 पे एक कहानी बन सकती है। तो इस टाइप चीजों में ये 370 के ऊपर में बात करने की कोशिश कर रहे थे।
तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछते हैं कि आप हमें क्या चाह रहे हैं, आर यू सेइंग दैट कि जुडिशियल रिव्यू शुड reassess the basis of government decision that it was not in national interest to continue this article 370। तो आप क्या बोल रहे हो कि आप गवर्नमेंट के वाइजनेस के ऊपर, जो उनकी क्षमता है जो गवर्नमेंट का कानून बनाने की, उसको भी मैं रिव्यू करूं? तो उसको लेके एक है कि कुछ इस टाइप की गलती होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वैलिडेशन खराब हुआ होगा कहीं पे, कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं पे भी छेड़खानी हुई होगी, तो मैं उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं उसके विजडम, यूनियन गवर्नमेंट के विजडम के ऊपर मैं सवाल उठाऊं? तो ये विजडम वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि गवर्नमेंट का क्या विजडम है किसी चीज को लेके, उसके ऊपर हम शक नहीं कर सकते। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है कि नहीं है, उसके ऊपर इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। उसके विजडम के ऊपर क्या करेंगे लगा के? आप पूछ रहे हो कि चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप कह रहे हो कि ऐसा करूं मैं, तो थोड़ा सा अलग गया। फिर विंदगिरी जो है उसको लेके है कि 17A जो है एक प्रोजेक्ट है कि कैसे नेवल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको लेके उसका उद्घाटन हुआ। तो ये प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, तो उसको लेके उद्घाटन हुआ। तो मुर्मू साहब वहां पे गई थी, तो वो था। हाँ, फिर एनईपी को लगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लगातार ये है कि स्टेट को थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल है कि अपने हिसाब से आप एजुकेशन पॉलिसी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको लेके ये निर्मला सीतारमण कह रहे हैं कहीं पे। तो ये है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो सही है। फिर ये है कि जो ई कोर्ट है उसको लेके बहुत ज्यादा इस बार पैसा मिला है तीसरे चरण में, तो उसको चीफ जस्टिस साहब खुश हैं कि चलो अब टेक्नोलॉजी का सही यूज करेंगे अपन। तो वो है। फिर कालका शिमला हेरिटेज, वहां पे पता ही है हिमाचल उत्तराखंड में बहुत सारा बारिश, और उसकी वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है एक, जो है कालका शिमला हेरिटेज जो चलती है ट्रेन, वो वहां पे डैमेज हो गई है उसकी बहुत दूर तक, तो वो कुछ दिनों तक बंद रहेगा, तो वो न्यूज में है। तो ये है। और उसके बाद इन्फ्लेशन वही है कि इन्फ्लेशन जो है एलनीनो जो है उसका शैडो है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है अभी कम नहीं होने वाला है, इन्फ्लेशन 6% के आसपास रहेगा। तो उसमें यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। रिटेल इन्फ्लेशन भी अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास रहेगा। रसिया से इंडिया वीट खरीदेगा और अपने जो फूड इन्फ्लेशन हैं उसको कंट्रोल करेगा, और जितनी जरूरत है उतनी तो गेहूं खरीदेगा, थोड़ा और ज्यादा ऊपर खरीद लेगा। तो उसमें राइटर ने ये लिखा है, तो उसमें ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट की बात है नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान में जो पाकिस्तान वाले ने जो क्रिश्चियन के ऊपर अटैक किया था, चर्च के ऊपर, तो उसमें 129 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो वो है। चाइना जो है वो श्रीलंका की मदद करेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाइना श्रीलंका की मदद करेगा, क्योंकि आईएमएफ जो है वो उसकी सेकंड वाली जो मीटिंग है वो होने वाली है, तो वो एसेस करने वाले हैं, एक टाइप का असेसमेंट करेंगे, जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को फिर उसको आईएमएफ उसको देगी। अगला जो उनका डेट से निकालने का जो आईएमएफ जो लोन देती है वो देगी उसको। तो उसके लिए कुछ चेक एंड वो होता है, तो उसको लेके चाइना बोल रहा है कि हम मदद करेंगे। लेकिन अब वो मदद किस तरीके से करेंगे सबको है। इंडिया और जापान ऑलरेडी मदद कर रहा है, लेकिन क्या चाइना मदद करेगी और किस तरीके से, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे मदद करेगी, वो आने देते हैं, फिर वो देखते हैं। और इनका जो अच्छा खासा बायलेटरल ट्रेड का दोनों में है, चाइना एंड श्रीलंका में, तो इनको तो मदद करनी चाहिए इनको। अब चाइना का तो कंसेप्ट ही है कि चाइना से जो भी डेट लेता है वो ट्रैप में फंस जाता है, आप सबको पता है। तो इनका बीआरआई वाला आप सबको पता होगा। तो ये वाला इनका स्कीम चलता रहता है कि हर लोगों को, हर कंट्री को दूंगा लोन, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना वहाँ पे आर्मी नेवी और वो अलग अलग वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे वो बार्गेनिंग स्टार्ट, ये एक टाइप का डिप्लोमेसी हो सकता है। मैं मान सकता हूँ कि उनका फॉरेन डिप्लोमेसी का पार्ट हो। स्पेन में इलेक्शन हुआ था, तो अभी देखेंगे कि कौन बनेंगे वहाँ का। तो इसमें कुछ लोग चुन के छोटे मोटे पोस्ट पे आए हैं, तो उसके लिए अपने को ज़्यादा, स्पेन में इलेक्शन हुआ था, अपने को बस ये पता होना चाहिए स्पेन इलेक्शंस हुआ था। So this is all about